क्लास 11। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। तो चलो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने रियल नंबर के बारे में तो पढ़ा है पिछले क्लासेस में, हमने रियल नंबर्स के बारे में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम एक इक्वेशन लेके एक चीज़ हम बताना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, सपोज हमने एक इक्वेशन लिया है x² - 4 = 0। सपोज हमने एक इक्वेशन लिया है x² - 4 = 0 और हम कह रहे हैं कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो x² क्या हो जाएगा, यहाँ पे = 4 हो जाएगा और x हो जाएगा ±√4। यहाँ से आ जाएगा x ±2। यानी कि एक बार x की वैल्यू +2 लेंगे, एक बार -2 लेंगे। तो ये जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक होगा +2, एक होगा -2। ठीक है, और +2 और -2 ये दोनों ही हमारे रियल नंबर हैं, क्योंकि नंबर लाइन में हमें +2 भी हमें होता है और -2 भी होता है। क्लियर। अब हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन कैसा इक्वेशन हो, सपोज इसी में x² - 4 = 0 की जगह अगर हम x² + 4 = 0 और हम बोले कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करें, x² + 4 = 0 दिया हुआ है और हम ये कहें कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम सेम इसी तरीके से अगर चलें तो x² = -4 हो जाएगा और x ± √4 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, पहले केस में भी प्लस माइनस है, दूसरे केस में भी प्लस माइनस है। पहले केस में भी स्क्वायर रूट है, दूसरे केस में भी स्क्वायर रूट है। पहले केस में स्क्वायर रूट के अंदर 4 है, जबकि दूसरे केस में स्क्वायर रूट के अंदर -4 है। बस यहीं पे प्रॉब्लम है। देखो कोई भी स्क्वायर रूट हमारा रियल, स्क्वायर रूट की वैल्यू रियल तभी होती है जब स्क्वायर रूट के जो अंदर जो नंबर लिखा हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है हमारी, जो नंबर लिखा हुआ है हमारा, अगर वो माइनस में है, नेगेटिव नंबर अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो फिर वो हमारा रियल रूट नहीं देता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में तो हमें +2 और -2 दो रियल रूट्स मिले, लेकिन सेकंड केस में हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि ये रूट के अंदर -4 है। अब जैसे ही रूट के अंदर तुमने माइनस देखा तो ये चीज हमें दिमाग में आनी चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है तभी वो रियल होता है, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो रियल नहीं होता है। और अगर कोई चीज रियल नहीं है इसका मतलब वो क्या हुआ, वो इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी या फिर उसी को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर हमारा रियल नंबर नहीं है इसका मतलब वो कैसा नंबर होगा भाई, या तो वो इमेजिनरी नंबर होगा या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एक ही चीज है। क्लियर। तो अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस, इस √-4 को लिखते हैं √1 × √4। √-4 को लिखने का ये तरीका होगा कि √-1 × √4, ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये जो √-1 है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में i से डिनोट किया जाता है, i से, यानी कि जो ये √-1 है इसकी जगह पे हम सिंपल i लिखेंगे, स्मॉल i इंटू √4। अब 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा i × 2। एक बार प्लस i × 2 लेंगे, एक बार माइनस i × 2 लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो i है, i का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये ध्यान रखना है। i की वैल्यू फिक्स है और वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ
-1। कहीं पे भी अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिख रहा है, इसका मतलब उसको हमें क्या लिखना है भाई, आई। और आई का नाम होता है आयोटा। क्या नाम होता है भाई, आई को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ठीक, तो देखो किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हम पूरे यूनिवर्स में कोई सा भी अगर नंबर लिखें और उस नंबर में आई लगा हुआ हो, अगर उस नंबर के साथ आई भी इन्वॉल्व हो, तब हम उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई सा भी नंबर है, अगर हम उस नंबर में आई इन्वॉल्व कर देते हैं तो फिर वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। लेकिन अगर किसी नंबर में हमारा आई इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो नंबर हमारा रियल नंबर होता है। जैसे अगर हमने +2 लिखा तो इसमें सिर्फ 2 लिखा है, तो 2 में आई तो हमने नहीं लिखा है, इसलिए अगर कोई पूछता है कि क्या ये रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2 के साथ आई भी लगा दें, 2i, और अगर कोई ये पूछता है कि ये हमारा रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम बताएंगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्यों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि इसमें आई लगा हुआ है, और हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर आयोटा लगा है, आई लगा है, तो वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बात समझ में आ रही है? और ये जो आयोटा आई है उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई, पावर्स ऑफ आई। अब हमें इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे आई का पावर कितना भी दे देगा। सपोज जैसे आई इज इक्वल टू, पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, तो हो सकता है कि हमें ये पूछ दे कि आई का पावर 7 कितना होगा। ऐसा होता है, आई की वैल्यू सपोज स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, ठीक ना। तो सपोज हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अगर आई रूट ओवर -1 है, ये हम सबको पता होता है, तो आई पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो आई पावर 7 का मतलब क्या हुआ, हम आई को 7 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि आई 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बार हमने आई को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आई का पावर 7 हो गया। अब देखो भाई, अब एक आई की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ऐसे कर करके हम कितनी बार लगाएंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ -1 7 बार लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 7। आई की पावर 7 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 7। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हमारा आई की वैल्यू रूट ओवर -1 है, तो अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो इधर आई स्क्वायर हो रहा है और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये भी याद रखना है कि आई की वैल्यू रूट ओवर -1 होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है। क्लियर? अब देखो ये जो आई की पावर 7 था, इसको हम आई की पावर जो 7 था, इसको हम आई के पावर 2 का, यानी कि आई स्क्वायर के पावर 3 इंटू आई लिख सकते हैं क्या। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 3 6 हो गया, तो मतलब आई के पावर 6 इंटू आई के पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आई के पावर 6 इंटू आई के पावर 1, ये हो गया आई के पावर 7। ठीक है, तो आई पावर 7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब आई स्क्वायर की पावर 3 है, आई स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है कि -1 होती है, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू आई।
अब -1 की पावर 3 का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1। तो -1 को अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही मिलता है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू आई। अब -1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करेंगे तो वही चीज मिलेगा लेकिन माइनस के साथ, यानी कि -i हो जाएगा। तो i पावर 7 की जो वैल्यू होगी वो -i के बराबर होगी। बात समझ में आ रही? अब इसी तरह जैसे हमें मालूम है कि i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, तो हमने स्क्वायर कर दिया तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर हमें कोई i क्यूब पूछता है तो क्या करेंगे, i क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा i स्क्वायर इंटू i। अब i स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू i, तो -1 इंटू i हो जाएगा -i। इसी तरह अगर हम i की पावर 4 की बात करें, i पावर 4 अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। अब i स्क्वायर का मतलब हो गया -1 इंटू दूसरा वाला जो i स्क्वायर उसका भी वैल्यू हो जाएगा -1, तो -1 इंटू -1 हो जाएगा प्लस। ठीक है। इसी तरह अगर हम और आगे चले, i की पावर 5 की बात करें तो i की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, i की पावर 4 इंटू i की पावर 1 लिख सकते हैं। i की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, i पावर 4 इंटू i पावर 1। तो अब i पावर 4 की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो अभी हमने निकाला है i पावर 4 का मतलब i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू -1, दूसरे वाले i स्क्वायर की भी वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 हो गया +1। तो i पावर 4 इज इक्वल टू i पावर 4 इंटू i पावर 1। तो i पावर 4 की जगह हम रखते हैं 1 इंटू i की पावर 1 यानी कि i, तो 1 इंटू i तो i ही हो जाएगा। इसी तरह अगर और आगे थोड़ा सा चले, i पावर 6 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू i का स्क्वायर। ठीक। अब i पावर 4 की वैल्यू होती है 1 इंटू i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा -1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पावर हमें जितना भी बड़ा दे दे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम एक और ज्यादा बड़ा वैल्यू ले लें, सपोज i की पावर 254, सपोज ऐसा है i के पावर 254, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें ये पता है कि i पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब अगर i की पावर 4 की वैल्यू 1 है तो i की पावर 8 की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम बताएं कि i की पावर 4 की वैल्यू तो 1 है, हम मालूम है, तो अगर हम i पावर 8 की वैल्यू निकालें तो i पावर 8 को हम लिख सकते हैं i पावर 4 का स्क्वायर, है ना। तो i पावर 4 का मतलब तो हमें 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1। तो i पावर 8 की भी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह अगर हम i पावर 12 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं i पावर 4 का होल पावर 3, और i पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब यानी कि 1। इसी तरह अगर हम i पावर 16 की बात करें तो ये हो जाएगा i पावर 4 का होल पावर 4, तो ये होगा 1 की पावर 4 और ये हो जाएगा 1। तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी हम i का पावर में अगर हम 4 का मल्टीपल डाल दें, यानी कि 4 है तो फिर 8 लिखें, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 कुछ भी डालें, लेकिन अगर वो 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, चाहे पावर कितना भी बड़ा क्यों हो। ठीक है। तो इसलिए i का पावर 254 जैसे हमें दिया है, तो इसको सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 254 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है। तो 254 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 2, यानी कि ये इस 254 को हम लिख सकते हैं i पावर 4 का होल पावर 63 इंटू रिमाइंडर हमारा बचा है 2, यानी कि ये हो जाएगा i की पावर 2। अब इसको तो मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करके देख लो, 254 ही आएगा। 63 इंटू 4 कितना होता है भाई, 252। ठीक है, 252 प्लस 2
254 आ जाएगा। अब हमने इसको 4 की ही पावर में क्यों तोड़ा? क्योंकि हमें मालूम है कि i पावर 4 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, अब i पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1, तो 1 के पावर 63 इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने कितना बताया? -1। तो 1 के पावर 63 का मतलब 1 इंटू -1, और तो 1 इंटू -1 हो जाएगा -1। इसका मतलब i पावर 254 की वैल्यू हो जाएगी -1। क्लियर? एक दो और करते हैं। सपोज हमने ले लिया i पावर 766, i की पावर 766 ले लिया, और अब हम बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताओ। क्लियर? तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको जो है 4 से डिवाइड करके देखें कि क्या पूरा कट जा रहा है या कुछ रिमाइंडर बचता भी है। तो 4 से ऐसे रफ में 766 को डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4, 3 बचा 6, 4 9 जा 36, ये 6 आ गया, 4 1 जा 4, तो 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो i पावर 766 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i पावर 4 का पावर कितना 191, और इनटू अब 2 रिमाइंडर बचा है, तो ये i का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब i पावर 4 हम मालूम है 1 होता है, तो 1 के पावर 191 इंटू i का स्क्वायर यानी कि -1, तो 1 के पावर कुछ भी होता है वो 1 ही होता है, तो 1 के पावर 191 भी हमारा 1 ही होगा, इंटू -1, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा हमारा -1। तो i की पावर 766 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं -1। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल किससे डिनोट किया जाता है भाई? किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? z से। ठीक, ये z है, तो z का मतलब इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। और z इज इक्वल टू, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a प्लस ib, a प्लस ib। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है? क्योंकि इसमें i हमारा इन्वॉल्व है, और हमें बताया था किसी भी नंबर में अगर कहीं से तुमको i दिख रहा है, आयोटा दिख रहा है, जिसकी वैल्यू √(-1) है, तो वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा क्या होता है भाई? a प्लस ib। अब यहाँ पे चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन इसमें ये जो a है और ये जो b है, सिर्फ हम स्मॉल a की बात कर रहे हैं और स्मॉल b की बात कर रहे हैं, तो ये a और b जो होता है दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, a और b जो है वो हमारा रियल नंबर होता है, लेकिन ये a प्लस i पूरा का पूरा जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्लियर? अब इसके बाद देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, a प्लस ib है। पहला पार्ट हमारा a है और दूसरा पार्ट ये ib है, ठीक है। पहला पार्ट हमारा a है और दूसरा पार्ट हमारा ib है। तो अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग नाम दिया गया है। अब क्या नाम दिया गया है? तो देखो, जो पहला पार्ट है, अब दोनों पार्ट में डिफरेंस क्या है कि जो पहला पार्ट है उसमें हमारा i नहीं लगा हुआ है, जबकि जो दूसरा पार्ट है उसमें हमारा i लगा हुआ है। ठीक, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो वाला पार्ट जिसमें i नहीं लगा हुआ है उसको बोलते हैं
रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक, जैसे a को हम क्या बोलते हैं भाई, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसी तरह ये जो b है, b, क्योंकि b में i लगा हुआ है, इसका मतलब यही हमारा इमेजिनरी पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक, तो यहां पे जो b है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, a और b खुद में तो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो a है वो हमारा रियल पार्ट है और ये जो b है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब ध्यान देना भाई, b का मतलब हमें साइन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, इसी तरह जो ये a है उसको भी हमें साइन के साथ, अगर यहाँ पे माइनस a होता तो हम माइनस a को रियल पार्ट बोलते और माइनस b को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते। ठीक है, तो साइन का भी ध्यान रखना है कि रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। कुछ एग्जांपल हम देते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सपोज z इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, फिर z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2y, फिर z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2y, फिर z इज इक्वल टू माइनस 3 या फिर प्लस 3 माइनस 2y। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हर कोई मेरा a प्लस ib के फॉर्म में है और सब में a और b की वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज कर दिया गया है। ठीक, तो अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछा जाए कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो देखो भाई, हम ये बता दें कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, सिर्फ re लिख देते हैं और ब्रैकेट में z लिख देते हैं। re ब्रैकेट में z, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, im लिख देते हैं। im स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी और इसका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दिया है उसका रियल पार्ट को ऐसे लिखेंगे, रियल ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट को ऐसे लिखेंगे im मींस इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा है इसमें हमारा रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो देखो भाई, इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा। रियल पार्ट हमने क्या बताया था कि कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका रियल पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें i नहीं लगा हुआ हो। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट है जिसमें i नहीं लगा हुआ है भाई, देखो तो पहले वाले पार्ट में i नहीं लगा हुआ है और ये हमारा दिया हुआ है 3, तो रियल पार्ट हमारा 3 होता है। ठीक, इसी तरह अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो i लगा हुआ है, तो i किसके साथ लगा हुआ है, प्लस 2 के साथ। इसका मतलब जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो प्लस 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें और इसमें भी अगर हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो देखो रियल पार्ट कितना होगा इसका, रियल पार्ट जो है इसका होगा -3, क्योंकि -3 में हमारा i नहीं लगा हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसमें i लगा हुआ हो, तो कहां पे i लगा हुआ है, +2 के साथ, तो +2। ठीक है, अब इसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी क्या होगा भाई, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा -3 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में देखो -2 ही होगा। ठीक है, और जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा है उसका रियल पार्ट +3 होगा और इमेजिनरी पार्ट -2। ठीक है, देखो
समझ में आ गया इतना? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लॉटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर के केस में, टू डायमेंशनल केस में, टू डायमेंशन अगर हम की बात करें तो उसमें हमारे एक्स एक्सिस होता था और वाई एक्सिस होता था, ठीक है। और ये जो टू डायमेंशनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते थे भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। सेम उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे टू डायमेंशन होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस जो एक्स एक्सिस की तरफ होता है, ऐसा अगर हम इसको बनाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे दो डायमेंशन के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे रियल नंबर के केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग क्या, कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसको कि हम लोग रियल के केस में एक्स एक्सिस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में वो रियल एक्सिस होता है, ठीक है। उस एक्सिस को रियल एक्सिस बोला जाता है। और ये जो वाई एक्सिस जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इसको इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है, इमेजिनरी एक्सिस। समझ में आ रही है? जैसे टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक। और जैसे दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता था, कोऑर्डिनेट एक्सिस 2D में, रियल के केस में, रियल नंबर के केस में। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ये जो दो एक्सिस है, इनको मिला के बोला जाता है ऑर्गन प्लेन, ऑर्गन प्लेन, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसी तरह यहाँ पे हमारा ऑर्गन प्लेन है। अब रियल के केस में हम लोग किसी पॉइंट को लिखने के लिए, कोई जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाता था, तो हम लोग कैसे लिखते थे भाई? एक ब्रैकेट बनाते थे, फिर पहले x लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के y लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। रियल के केस में जैसे कोई 1,2 कोई पॉइंट है, 1,2 कोई पॉइंट है, तो इसमें x की वैल्यू 1 होती थी और y की वैल्यू 2 होती थी। इसी तरह से हमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जाने दो, अगर तुम्हें कोई पॉइंट दिया, सपोज यही पॉइंट दिया है, 1,2 ही दिया है, 1,2 ही दिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो पहला वाला नंबर होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। बात समझ आ रही है कि 1,2 अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कोऑर्डिनेट 1,2 है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सिंस दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, ठीक। और सिंपली जैसे हम लोग लोकेट करते हैं रियल के केस में, वैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स के केस में भी लोकेट करेंगे। जैसे अगर हमको 1,2 पॉइंट को लोकेट करना है, 1,2 अगर हमको लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? रियल एक्सिस पे हमें 1 चलना है, तो अगर हम यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो रियल एक्सिस पे अगर हमको 1 चलना है तो हम क्या करेंगे भाई? ये तो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0,0, मतलब इसमें रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो अब 1,2 का मतलब हम रियल पे 1 चले और इमेजिनरी पे 2 चले। तो रियल पे 1 चले तो हम 1 पहुंच गए, सपोज रियल पे 1 चल गया हमने। अब इसी 1 के ऊपर हमें 2
2 चलना है, 2 तक चलना है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,2। क्लियर? तो इस तरह से अगर हम बोल दें कि यहीं पे -1,2 है पॉइंट, उसको लोकेट करें, तो -1,2 का क्या मतलब हो जाएगा कि जो हमारे -1 है वो क्या होगा, वो हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, और ये जो 2 है वो हमारा उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अगर हमको इसको लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे भाई, इधर -1 लगाएंगे, तो रियल पार्ट हमारा -1 है, इसका मतलब हम ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ चलेंगे। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इस तरफ नेगेटिव रियल एक्सिस है, इधर ऊपर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है और नीचे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक, तो अगर हमको -1 चलना है रियल पे, तो हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, हम यहाँ से -1 तक पहुंच गए, फिर हमें इमेजिनरी चलना है 2 तक, इसका मतलब इसी -1 के ऊपर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते जाएंगे, कहां तक, जब तक कि हम 2 पे ना पहुंच जाएं, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -1,2। ठीक है, एक और हम पॉइंट लेते हैं, सपोज -1,-2, एक तीसरा पॉइंट है जो कि -1,-2 है। अब इसको हम कैसे लोकेट करें भाई, तो देखो रियल पार्ट हमारा -1 है और इमेजिनरी पार्ट हमारा -2 है, इसका मतलब रियल पार्ट हमें -1 ही चलना है, तो हम -1 का मतलब हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आएंगे, यहाँ -1 पहुंच गए, और इमेजिनरी में हमें -2 जाना है, इसका मतलब नीचे की तरफ जाना है, तो पहले हम यहाँ बना लें -1 -2। ठीक, और इस -1 से हम नीचे की तरफ जाए, कहां तक भाई, इस -2 तक, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो मेरा -1, -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम एक चौथा पॉइंट ले लें 1, -2, और इसको लोकेट करने की हम बात करें, तो देखो भाई इसमें जो हमारा रियल पार्ट है वो +1 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारा -2 है। ठीक, तो रियल पार्ट अगर +1 है, इसका मतलब हमें राइट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, राइट साइड में चलना पड़ेगा। ठीक, अब ये हम 1 पे पहुंच गए, अब 1 के बाद हमें इमेजिनरी में जाना है -2, यानी कि हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, तो 1 से हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे आए, तो ये -2 पे हम पहुंच जाएंगे, तो ये 1, ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट सेम टू सेम वैसा ही है जैसा कि हमने 2 डायमेंशनल रियल के केस में पढ़ा है। ठीक, खाली इसमें नाम चेंज हो जाता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन को बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बोलते हैं ऑर्गन प्लेन, जो x एक्सिस है उसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो y एक्सिस है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक, और अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया हुआ है, अगर सपोज हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, पॉइंट से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना और कॉम्प्लेक्स नंबर से पॉइंट बनाना ये भी आना चाहिए। तो देखो भाई, जैसे हमने एक पॉइंट दे दिया 1, 2, अब अगर हम बोले कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो z क्या हो जाएगा, a + iv, हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + iv, तो यहाँ पे और यहाँ पे a क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और b इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 1, 2 में देखो रियल पार्ट हमारा क्या है, 1 है ना, तो रियल पार्ट 1 है, इसका मतलब a + iv का मतलब a की जगह 1 हो गया, प्लस i इंटू b क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे यहाँ पे 2 है, तो इंटू 2, तो ये हो गया 1 प्लस i इंटू 2 का मतलब 2i। ठीक है, तो 1, 2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा हमारा 1 + 2i। इसी तरह अगर हम -1, 2 की बात करें और बोले कि इस पॉइंट का के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा, तो देख लो भाई z रियल z प्लस i इंटू इमेजिनरी z, तो रियल z हमारा -1 है, तो -1, फिर प्लस i इंटू इमेजिनरी ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया, ये हो गया -1 प्लस 2i। ठीक है, इसी तरह अगर हम तीसरे वाले का बोले, देखो यहाँ पे रियल भी माइनस में है, इमेजिनरी भी माइनस में है, तो z हो जाएगा -1 माइनस i या फिर प्लस i इंटू -2, ये होगा ना, रियल पार्ट हमारा -1 है, प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट हमारा -2 है। ठीक, ये हो जाएगा -1 प्लस i इंटू -2,
हो जाएगा -2i। ठीक है। और अगर हमें लास्ट वाला किस पॉइंट की बात करनी हो 1, -2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या होगा भाई? देखो रियल पार्ट हमारा 1 है, यानी कि 1 + i इंटू इमेजिनरी पार्ट -2 है, तो -2 कर दिया, तो z हो गया 1 - 2। ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। और अगर हमें उल्टा पूछता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया और उसको लोकेट करने की बात करेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी हम रियल पार्ट निकाल लें। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 + 2i दिया है, तो हमें रियल पॉइंट लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो छांट सकते हैं। किस तरह से छांट सकते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ऐसा वाला टर्म, ऐसा टर्म जिसमें i नहीं लगा हुआ होता है, वो हमारा रियल पार्ट होता है। तो इस इक्वेशन में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा 1 है उसमें i नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक, 1 हमारा रियल पार्ट हो जाएगा। और चूंकि इस 2 में हमारा i लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो +2 है साइन के साथ, तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो रियल पार्ट, रियल ऑफ दिस z = हमारा 1, इमेजिनरी ऑफ z = 2। ठीक, तो जो हमारा पॉइंट होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर रियल पार्ट ऑफ z यानी कि 1 और कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि 2। और 1, 2 जैसे मिल जाएगा तो हम उसको लोकेट भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो भाई, आज की इस क्लास में बस इतना ही रहेगा। अब इसके आगे जो क्लास होगी मेरी, उसमें हम अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ऑफ करते हैं।